राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए रविवार को बंगलुरु पहुंची। मुर्मू कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी सहित सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज कृषि प्रणाली का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है, वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है, जिससे देश प्रगति करता है। गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को ईद उल अजहा के मौके पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक पत्र में बांग्लादेश के लोगों को ईद उल अजहा के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार हमें बलिदान और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ समृद्धि साझा करने के गुणों की याद दिलाता है। समाज के कमजोर वर्ग के हित दोनों देशों की सरकारों की प्राथमिकता रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष पर देश की राजधानी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के स्मॉल स्केल एसोसिएशन के साथ उद्यमी सम्मेलन और पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 75 साल की आजादी के मौके पर 75,000 पेड़ लगाने का भी संकल्प कार्यक्रम में लिया गया। लगता है कि मेरा शहर देश का सबसे साफ सुथरा, स्वच्छ, सबसे हरा शहर क्यों नहीं हो सकता। मेरे मन में हमेशा वेदना रहती है। और कंक्रीट का शहर नहीं बनना चाहिए, हरा भरा शहर बनना चाहिए। हरियाली आप देखेंगे जब रूटीन जोन में, आज मेरे घर पे गए होंगे, आपने देखा होगा किसी ने पेड़ लगाए होंगे, कोई 40 साल पहले लगाया होगा, 50 साल लगाए होंगे। इसी तरीके से हमारे मन में भी विचार आना चाहिए कि हम चाहे मकान बनाए, 1 करोड़ का मकान बनाए, 2 करोड़ का मकान बनाए, तो 2-3 लाख रुपया पेड़ पर लगाने पे भी हम खर्चा करें। मैं कर्नाटक गया, बेंगलोर के अंदर लोग मकान बाद में बनाते हैं, पहले पेड़ पहले लगाते हैं। हमें भी शहर को इसी संकल्प के साथ हरा भरा बनाना है और इतना सुंदर शहर बनाना है कि लोग देखने आए। हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना है। आने वाले समय के अंदर जब बच्चे आए, उनके माता पिता आए, तो कोटा का एक अच्छे वातावरण के साथ पर्यटन के लिए भी एक संभावनाओं को लेकर जाए, क्योंकि देश भर का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है और ये हमारे सबसे अच्छा अवसर है। इस अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आज आयोजन करेगा। देश में करियर के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस साल 3 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दी है। श्रीलंका की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका में हाल के घटनाक्रम पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि वे लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों के जरिए समृद्धि और प्रगति की अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। गोवा में विधायकों के दल बदल की खबरों के बीच पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है।
स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का चौथे चरण का समुद्री परीक्षण रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान विमान वाहक पोत पर लगे ज्यादातर उपकरणों और प्रणालियों का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने के अंत तक जहाज को नौसेना को सौंपने का लक्ष्य है। इसके बाद अगस्त में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस पोत का जलावतरण किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का डिजाइन और निर्माण भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम इंडिया को 17 रनों से शिकस्त दे चुकी है और इस हार के साथ ही टीम इंडिया का सीरीज में क्लीन स्वीप का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सका। बावजूद इसके अजय बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक की आम परिषद और कार्यकारी समिति की आज होने वाली ऐतिहासिक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी को पार्टी के एकल सर्वोच्च नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार की आज सुप्रीम परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट में 16 बागी विधायकों के निलंबन के लिए दायर शिवसेना की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से दायर उस याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है जिसमें एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। गोवा कांग्रेस एक बार फिर से बिखराव के मुहाने पर खड़ी है। सूत्रों की माने तो पार्टी के 11 में से 10 विधायक दल बदलकर सत्ताधारी दल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 2019 में भी 17 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण आंशिक रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से निकलने लगा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद बालटाल में आई बाढ़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। दिल्ली में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के नियम उल्लंघन को लेकर आज से कार्रवाई शुरू होगी और इसके तहत उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद किया जाएगा। वहीं 1 लाख रुपए से 5 साल तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रोजगार के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन करेगा। इस एक दिवसीय मेले में 1000 से अधिक कंपनियां और 500 अलग अलग प्रकार के ट्रेड शामिल होंगे। MSDE 200 से अधिक जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा जिससे आवेदकों को अपने करियर संवारने का सुनहरा मौका मिलेगा। राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड में NIA ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख कन्हैयालाल की हत्या के एक मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी का करीबी सहयोगी था। कई दिनों की पूछताछ के बाद NIA ने शनिवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया जिससे विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया। नवसारी और वलसाड़ जिले में 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यहां तेज बारिश के चलते ओरसांग नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। तेलंगाना सरकार ने तेज बारिश को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में आज से 3 दिन के अवकाश की घोषणा की है। तेलंगाना में राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी कालेश्वरम में उफान पर है। भद्रांचलम में गोदावरी का जलस्तर 49 फीट पर है। मौसम अधिकारियों ने अगले 2 दिनों में कई स्थानों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। श्रीलंका में स्थितियां नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बुधवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष के इस्तीफे के बाद नई सरकार का भी रास्ता साफ हो गया था, लेकिन देश के हालात सुधरने के लिए सभी दल मिलकर कुछ दिनों तक सरकार चलाएंगे। और इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने निजी आवास में आग लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सीआईडी को इस मामले की जांच सौंपी गई है। मालूम हो कि शनिवार रात उग्र प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आवास में आग लगा दी थी, जिससे उनकी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन के भारतीय मूल के पूर्व कैबिनेट मंत्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या रविवार को बढ़कर 9 हो गई। सुनक के बाद व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डेंट पार्टी नेतृत्व की दौड़ में दूसरे स्थान पर हैं। जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी रविवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव में जीत के करीब है। सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक शिंजो आबे की हत्या के 2 दिन के बाद हुए चुनाव में एलडीपी की 125 में से 70-80 सीटों पर जीत दर्ज की संभावना है। एनएचके के एग्जिट पोल के आधार पर यह दावा किया गया है कि एलडीपी को आबे की हत्या से सहानुभूति का फायदा मिला। उच्च सदन के पास कार्यकारी ताकत नहीं है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि आबे की अनुपस्थिति में एलडीपी कमजोर पड़ सकती है। आबे की कट्टर राष्ट्रवादी राजनीति की वजह से जापान में मतदाताओं का जितना ध्रुवीकरण हाल के दिनों में हुआ, पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों के तहत ये मदद की गई है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा से मुलाकात कर उन्हें 44,000 टन से अधिक यूरिया आने की जानकारी दी। रूस से चल रही लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के साथ साथ जर्मनी, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की। ये फैसला किस वजह से लिया गया अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। उधर ज़ेलेंस्की ने फिर से ये दावा किया है कि पश्चिमी देशों की मदद से रूसी सेना को वो पीछे खदेड़ कर रहेंगे। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 4 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूसी सेना अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के सोवेटो शहर में सामूहिक गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई और 10 की हालत गंभीर है। शनिवार देर रात को हुई इस घटना के बाद रविवार सुबह से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नोवाक जोकोविच ने निक कार्गियोस को हराकर विंबलडन का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने कार्योक को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराकर 7वीं बार ये प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम जीता है। ये जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने सबसे अधिक एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ा है।